हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप आप सभी अपने आइल्स की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के स्पेसिफिक वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आज डबल एमसीक्यूज को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि एमसीक्यूज को कैसे परफॉर्म करते हैं। अब डबल एमसीक्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? डबल एमसीक्यूज में क्या होता है कि आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे नॉर्मल एमसीक्यूज में आपके पास लेट्स सपोज ए से लेकर ई तक ऑप्शंस है, आपने उन ऑप्शन में सिर्फ एक आंसर को चूज करना होता है। बट डबल एमसीक्यूज में फर्क इतना होता है कि आपको एक की जगह आपको दो ऑप्शंस को चूज करना होता है। दैट मीन्स एक की बजाय आपके कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, सो बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू अ वीडियो। डिस्कस करते सबसे पहले कि जब हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं हमने डबल एमसीक्यूज को परफॉर्म कैसे करना। ठीक है, चलो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप कोई भी टाइप करते हो, ये तो सबसे बेसिक सा रूल बोलो या फिर बेसिक सी चीज है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से आपने केयरफुली रीड करना एंड देन यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड की उसकी डिमांड क्या, मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, डिमांड को समझने के बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड ऑलवेज हाईलाइट द कीवर्ड्स। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हैं आपने कीवर्ड्स को साइड बाय साइड हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस को भी हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन आपका दे दिया, क्वेश्चन के बाद ए से लेकर ई तक जो हाईलाइट्स वर्ड जो आप करे हुए आप ऑप्शंस को भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने फिर पैसेज पर जाना होता है एंड पैसेज में आप कीवर्ड्स के थ्रू जाओगे। जो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे स्टेटमेंट के थ्रू आपने पैसेज पर जाना। पैसेज पे जाने के बाद वहां पर आपने जो भी वर्ड्स उसको चेक करना एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि जो सिनोनिम्स होते हैं, जो सेम वर्ड्स होते हैं, क्योंकि रीडिंग में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है चाहे आप कोई भी टाइप करते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो सिनोनिम्स हैं आपने उसको भी ध्यान में रखना, राइट। सिनोनिम्स को ध्यान में रखते हुए आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही आपने अपने आंसर को फाइंड करना। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, आपको लगेगा कि 2 से या 3 ऑप्शन लग रही है, आपको लग रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है ये भी, सो आप कंफ्यूज हो सकते हो। उस केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ कीवर्ड्स नहीं उठाने, आपने साथ में ये भी चेक करना है कि आप एलिमिनेशन जो चीज है आप उसको कर भी रहे हो या नहीं। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसकी डिमांड को समझना है। समझने के बाद यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, जो ऑप्शन दी होगी गिवन ऑप्शंस को आपने हाईलाइट करना और उसके बाद आपने पैसेज पर कीवर्ड्स के थ्रू जाना। जब आप कीवर्ड्स के थ्रू जाओगे आपने सिनोनिम्स को ध्यान में रखना है एंड देन यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस वे से हमने इसको परफॉर्म करना है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ऑब्वियसली वील रीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की डिमांड पढ़ते हैं। विच टू, अब टू बोला ऑब्वियसली डबल एमसीक्यू, दैट मीन्स इस ऑप्शन में आप 2 ऑप्शंस को चुनोगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट लिटरेसी रेट इन पैराग्राफ ए। कहते हैं इनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट है जिसके बारे में लिटरेसी रेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में राइटर बात कर रहा है ना। तो हमने देखना है कि लिटरेसी रेट के बारे में कौन कौन सी चीजों की बात हो रही है जो इस पैराग्राफ में हमने फाइंड करनी है। चलो, अगर आप ऑप्शंस को हाईलाइट करना चाहते हो आपकी विश आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर आप पैराग्राफ पर जाना तो हम वो भी जा सकते हो, बट आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। बट क्योंकि ये हमारी बेसिक वीडियो सो आपको वो चीज ज्यादा क्लैरिटी से समझ आए, सो हमने क्या करना, हमने इसको हाईलाइट करना ऑप्शंस को। ठीक है, चलो अब ए से देखते हैं। ए में क्या लिखा है, वेरी लिटिल रिसर्च हैज बीन डन इनटू द लिंक बिटवीन लिटरेसी रेट्स एंड इम्प्रूव्ड अर्निंग। कहते बहुत ही कम रिसर्च हुई है जो कि लिंक शो करती है, किसके बीच में लिंक शो करती है, लिटरेसी रेट के बीच में और इम्प्रूव्ड अर्निंग। हमने ढूंढना कि क्या कोई लिंक या रिसर्च की बात हुई है। अगर बात हुई तो हमने चेक करना कि क्या उसमें कोई लिंक है या नहीं। ठीक है, बी पर क्या लिखा है, लिटरेसी रेट्स इन जर्मनी बिटवीन 1600 एंड 1900 वर वेरी गुड। कहते हैं इस टाइम के दौरान कि जो जर्मनी में थे वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छे थे। वेरी गुड मतलब काइंड ऑफ एक्सीलेंट थी। ठीक है, सी पर क्या लिखा है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। कहते हैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिला कि हाई लिटरेसी रेट से आपकी अर्ली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मतलब जितने ज्यादा आपकी कंट्री पढ़ी लिखी होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इसका एविडेंस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
डी पर क्या लिखा है, इंग्लैंड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ हाई लिटरेसी रेट, कहते हैं हाई लिटरेसी रेट कैसे हेल्प करते हैं कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड करने में। तो कहते हैं ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है कि हाई रेट से आपकी कंट्री ग्रो होगी। लास्ट में क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, कहते हैं अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इससे अल्टीमेटली आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आपने ज्यादा इस पर पैनिक नहीं करना कि कोई डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, आपने कीवर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट है कि कौन सी दो चीजें इसमें मेंशन किया लिटरेसी रेट के बारे में। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए पैराग्राफ से शुरू करते हैं। एजुकेशन हेल्प्स अस टू वर्क मोर प्रोडक्टिवली, इन्वेंट बेटर टेक्नोलॉजी एंड अर्न मोर, कहते हैं जो एजुकेशन है वो हमारी हेल्प करती है कि हम ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करें, हम इनोवेटिव तरीकों से काम करें और हम ज्यादा अच्छा अर्न कर सके, ठीक है। बट इफ यू लुक बैक थ्रू द हिस्ट्री, बट अगर आप हिस्ट्री की तरफ कहते देखो, देयर इज नो एविडेंस दैट हैविंग हाई लिटरेसी रेट मेड अ कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्ली, कहते हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्री पढ़ी लिखी है उनका इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हो गया। तो कहते हैं ऐसा कोई वहां पर हमें लिंक नहीं मिलता, वहां पर हमें एविडेंस नहीं मिलता। अब देखो हमने आई सपोज यहां पर ये लिंक की बात पढ़ी थी, है ना, कहां पर पढ़ी थी, सी पर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट हाई लिटरेसी से आपकी कंट्री ग्रो होगी, बट पैसेज में क्या लिखा है कि वहां पर ये लिखा है देयर इज, कहते हैं नो सच लिंक, वहां पर उन्होंने क्या बोला, देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस है ही नहीं कि लिटरेसी से आपको ग्रोथ ज्यादा होगी। बट यहां पर बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो फिर हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर एलिमिनेट हो गया, सी, ठीक है। एक बार क्लैरिटी के लिए हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर सी था वो कट हो गया, क्योंकि उसने बोला था एविडेंस है, वहां पर क्या बोला कि वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है। चलो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा एलिमिनेशन, मैंने बोला था ना कि एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर सी कट हो गया। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, बिटवीन 1600 एंड 1900, अब यहां से पीरियड 1990 मतलब पूरे पीरियड की बात यहां पर चल रही है। अब इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड इकोनॉमी ग्रू फास्ट, कहते हैं इंग्लैंड की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हो गई थी, विच असिस्ट इन इम्प्रूविंग द एजुकेशन लेवल, जिससे कि वहां पर जो कंट्री थी उसकी एजुकेशन लेवल क्या हो चुका था, इंप्रूव हो चुका था। एंड इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज अर्ली, और कहते हैं ये जो कंट्री थी ये बहुत ही जल्दी क्या हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइज। दैट मीन्स जो इंग्लैंड थी कंट्री, है ना, उनकी इकोनॉमी अच्छी हुई थी, इकोनॉमी के अच्छे होने की वजह से उनका एजुकेशन लिटरेसी लेवल अच्छा हो गया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखा है लिटिल रिसर्च, रिसर्च की कोई बात पढ़ी, अब तक हमने रिसर्च की कोई बात ही नहीं पढ़ी, तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे, राइट। बी पर क्या लिखा है, लिटरेसी रेट इन जर्मनी, जर्मनी की कोई बात पढ़ी, अभी हम इंग्लैंड की बात पढ़ रहे, जर्मनी की हमने बात ही नहीं पढ़ी, दैट मीन्स ये आंसर नहीं आना। डी पर इंग्लैंड की बात चली, चलो देखते हैं। इंग्लैंड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ हाई लिटरेसी रेट हेल्प्ड कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड। अब देखो यहां पर बोला कि अगर आपकी हाई लिटरेसी रेट होगी तो आपकी जो कंट्री है वो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होगी, और कहते हैं इंग्लैंड इसके एग्जाम्पल है, मतलब जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे आपकी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज होगी। बट वहां पर क्या बोला है, वहां पर ये बोला है कि इकोनॉमी ग्रो होने से एजुकेशन होती है, तो दैट मीन्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमारा आंसर आना ही नहीं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट की कोई बात ही नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ आप बोल रहे हो इसको, तो इसकी बात नहीं है, तो ये हमारी एलिमिनेट होगी, राइट। तो इसको भी हमने कट कर दिया। ई पर क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, कहते हैं अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उससे आपका क्या इंप्रूव हो सकता है, लिटरेसी रेट। अब देखो वहां पर क्या लिखा है, इंग्लैंड की इकोनॉमी ग्रो होगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ चल गई, ये मेरे को कीवर्ड मिल गया। वहां पर क्या लिखा है, विच असिस्ट, कहते हैं ये असिस्ट करती है, यहाँ पर वर्ड यूज असिस्ट, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, हेल्प। इससे क्या इंप्रूव होता है, इन इम्प्रूविंग द एजुकेशन लेवल, वहां पर वर्ड यूज क्या है, एजुकेशन लेवल, और यहाँ पर क्या लिखा है, इससे क्या इंप्रूव होता है, लिटरेसी रेट। दैट मीन्स मेरे को सबसे ज्यादा कीवर्ड्स किसके मिल रहे हैं, ई के। सो फॉर श्योर मेरा आंसर एक में ई होगा, बट हमने वहां पर दो चीजें ढूंढनी, तो दैट मीन्स हमें आगे पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ये सारी बात ना इसी पीरियड की बात हो रही है 1600 से लेकर 1990 तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जर्मनी, अब किसकी बात शुरू हो गई यहाँ पर, जर्मनी इकोनॉमी ग्रो स्लोली, कहते जो जर्मनी थी उसकी जो इकोनॉमी थी वो स्लोली ग्रो कर रही थी,
एंड दे इंडस्ट्रियलाइज लेट, कहते वो नो डाउट वो लेट इंडस्ट्रियलाइज हुए थे, बट के बाद क्या लिखा है, बट एट दैट टाइम, उस टाइम पर जर्मनी हैड एक्सीलेंट लिटरेसी रेट। देखो कहते नो डाउट उनकी जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ही मतलब स्लो थी और वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उस टाइम जर्मनी के लिटरेसी रेट बहुत अच्छे थे, वेरी गुड, मतलब काइंड ऑफ एक्सीलेंट थे, है ना। चलो अब रिसर्च की कोई बात हुई है नहीं, हमें रिसर्च के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं है। बी में क्या लिखा है, लिटरेसी रेट्स इन जर्मनी बिटवीन 1600 एंड 90s जो थे दे वर वेरी गुड, कहते उस टाइम पर जो उनके जर्मनी में लिटरेसी रेट थे बहुत ही अच्छे थे, है ना। अब मेरे को लिटरेसी रेट मिल गया, लिटरेसी रेट कहाँ से मिला, वहां पर लिटरेसी रेट ये मिल गया, जर्मनी की भी बात मेरे को मिल गई थी, है ना, यहाँ पर हमें जर्मनी की भी बात मिल गई। फिर यहाँ पर टाइम पीरियड भी बताया, ये टाइम पीरियड भी मिल गया, दे वर वेरी गुड, वहां पर वर्ड यूज किया वेरी गुड, और यहाँ पर क्या लिखा था, एक्सीलेंट लिटरेसी रेट, दैट मीन्स मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, बी एंड ई। बट अगर आप पढ़ना चाहते हो बाकियों को भी, आप आगे पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। Modern cross-country analysts have also struggled to find evidence that educational cause economic growth, even though there is plenty of evidence that growth increase education. देखो कहते जो मॉडर्न क्रॉस कंट्री एनालिसिस है, दे हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू फाइंड एविडेंस, कहते जो मॉडर्न कंट्री है उनका कहते ये उनको स्ट्रगल उन्होंने फेस किया कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला कि एजुकेशन से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना। तो अब देखो आप इसको अगर एलिमिनेट करोगे तो कौन कौन से ऑप्शंस बचे, आई गेस इंग्लैंड वाली तो हमारी कट होगी थी, राइट। ए में क्या लिखा, वेरी लिटिल रिसर्च हैज बीन डन इनटू द लिंक बिटवीन, अब इसकी कोई बात चल रही है अर्निंग के रिगार्डिंग नहीं, एज सच कोई मतलब हमें वर्ड टू वर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर वुड भी क्या होगा, बी एंड ई, ठीक है। चलो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, नो डाउट आपको मे बी ये चीज पहले थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, इट माइट बी ड्यू टू वर्डिंग या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो आपको डिफिकल्ट लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या चीज करनी, दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है मेक श्योर टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जाते हैं सेकंड पर, सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलो Which two of the following statement does the writer make in section B about guilds? Guilds क्या होता है, गिल्ड्स होते हैं जो क्राफ्ट्समैन की एसोसिएशन, मतलब एक टाइम था जब यूरोप में क्राफ्ट्समैन जो होते थे उनकी एसोसिएशन होती थी, उनको गिल्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट गिल्ड्स इन जर्मन स्पीकिंग सेंट्रल यूरोप बिटवीन 1600 एंड 1900। तो कहते हैं इस टाइम के दौरान गिल्ड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा कीवर्ड है कि मैंने गिल्ड्स ढूंढना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते टाइम पीरियड हमने यहाँ पर ढूंढो, ये देखिए मिल गया मेरे को बिटवीन 1600 एंड 1900। इससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव होगा, मेरे को पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट्स एंड बुक ओनरशिप वर हाई, कहते हैं लिटरेसी रेट और बुक ओनरशिप के रेट हाई थे, येट द रीजन रिमेन्ड पुअर, बट फिर भी जो रीजन था पुअर था। नो डाउट उनके लिटरेसी रेट अच्छे थे बट रीजन बिल्कुल पुअर था। अब इस क्वेश्चन में ना हमने ये नहीं पढ़े, आपने नोटिस की होगी कि हमने ना इसको नहीं हाईलाइट किया, क्योंकि मेरा ये था एक में हमने हाईलाइट करके पढ़ना, दूसरे में हमने पैसिव पढ़ना, फिर आप दोनों में से चूज करो आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो मैंने ढूंढना गिल्ड्स के बारे में बात करनी, राइट। सो इट रिमेन, कहते हैं उनके पास लिटरेसी रेट थे बट स्टिल दे रिमेन पुअर। इट वॉज ऑल्सो द केस दैट लोकल गिल्ड्स, मिल गई बात हमें, लोकल गिल्ड्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन वर एक्सट्रीमली पावरफुल, कहते उस टाइम पर जो गिल्ड थे ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, एंड लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया अगेंस्ट एनीथिंग दैट अंडरमाइन देयर मोनोपलीज, अंडरमाइन होता है वीक करना, मोनोपलीज होता है उनके कंट्रोल। कहते गिल्ड्स ने ऐसे रूल बनाए कि कोई भी अगर उनकी मोनोपली के उनके कंट्रोल को कम करेगा तो उसके अगेंस्ट उन्होंने रूल बनाया कि आप हमारे कंट्रोल को कम नहीं करोगे, राइट। इन विलेजेस थ्रू आउट द रीजन गिल्ड्स ब्लॉक्ड द लेबर माइग्रेशन, कहते जो गिल्ड थे उन्होंने लेबर के माइग्रेशन को रोक दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते हो। एंड रिसिस्टेड, रिसिस्ट क्या होता है, मना करना, रोकना टोकना, resisted changes that might reduce their influence, कहते जो गिल्ड थे सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, कहते जो भी उनकी मोनोपोली को कम करता था उसको वो कंट्रोल करते थे, तो सबसे पहले ये कि अपने कंट्रोल पर रखते थे
तो सबसे पहले ये मोनोपोली वाला पॉइंट कि अपने कंट्रोल रखते थे। सेकंड पर ये बोला कि लेबर माइग्रेशन, कि लोगों को और जगह पर जाने नहीं देते थे। तो दैट मीन्स ये दो कीवर्ड्स गिल्ड के बारे में मेरे को पता चली। चलो अब सबसे पहले अब हम एलिमिनेट करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नहीं पहले पढ़ा। दे हेल्प यंग पीपल टू लर्न अ स्किल, इसके बाद पढ़ी कि उन्होंने कोई स्किल सीखी थी? नहीं। तो ये आंसर मेरा क्या हो गया? कट हो गया। बी पर क्या लिखा? दे वर अपोज्ड टू पीपल मूविंग टू एन एरिया फॉर वर्क, कहते जो लोग एरिया काम के लिए कहीं और पर जाना चाहते थे उनको वो अपोज करते थे, राइट। अब यहाँ पर लिखा दे वर अपोज्ड है ना, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है दे जो गिल्ड थे उन्होंने ब्लॉक कर दी थी लेबर माइग्रेशन। लेबर माइग्रेशन मतलब आप किसी दूसरे एरिया पर नहीं जा सकते। दैट मीन्स मेरे को ये सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर बी हो सकता है। लेट्स सी, ठीक है। चलो, दे केप्ट बेटर रिकॉर्ड्स देन गिल्ड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कंपैरिजन हुआ कि दूसरे पार्ट्स के जो गिल्ड थे उनमें वो ज्यादा कहते अच्छा रिकॉर्ड रखते थे? नहीं। तो दैट मीन्स ये सी भी मेरा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आती है डी। दे अपोज्ड प्रैक्टिस्ड, उन्होंने कहते रोका था प्रैक्टिस को, दैट थ्रेटन्ड देयर कंट्रोल ओवर अ ट्रेड, कहते वो उन प्रैक्टिस को रोकते थे जिससे उनके कंट्रोल को खतरा होता था, उनकी मोनोपोली कम होती थी, है ना। अब मेरे को ये तो मिल गया था माइग्रेशन। अब यहां पर हमने क्या लिखा? उन्होंने कहते लेजिस्लेटिव लॉ बनाया था अगेंस्ट एनीथिंग दैट अंडरमाइंस देयर मोनोपोली, जो उनके कंट्रोल को कम करता था, उनके इन्फ्लुएंस को कम करता था, उनके अगेंस्ट उन्होंने लॉ बनाया था, उस चीज को कहते रोकते थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है? दे अपोज्ड प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिस को रोकते थे जो क्या करती थी? थ्रेटन करती थी उनके कंट्रोल को। यहाँ पर वर्ड यूज किया कंट्रोल, वहां पर क्या वर्ड यूज किया है? मोनोपोली, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर क्या हो सकता है? डी, बी एंड डी, बट हमने ई भी बनना। They predominantly consisted of wealthy merchants, कहते हैं वो wealthy merchant मतलब मेनली वहां पर predominantly होते थे। नो डाउट वहां पर हमने जब पढ़ा था वहां पर लिखा था कि वहां पर लोकल गिल्ड्स होते हैं और मर्चेंट एसोसिएशन होते थे जो कि पावरफुल थे, बट यहाँ पर ये नहीं बोला था कि वो कितने वेल्दी थे। प्रीडोमिनेंटली की बात नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं आना। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कीवर्ड्स को फाइंड करते हुए हमारा आंसर क्या आएगा? बी एंड डी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम हमने क्या करना है? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या था, मैंने पहले ना इसको इन जो हमारी ऑप्शंस थी ना, ऑप्शंस को मैंने हाईलाइट किया था। जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन में पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ा फिर मैंने एलिमिनेट किया, तो अब आपने दोनों तरीके देख लिए। तो बच्चे आपने देखना कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल लगती है। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, आपने अपना टाइम देखना कि आपका टाइम किससे ज्यादा सेव होता है, ठीक है। बट आज हमने इसको एलिमिनेशन से हाईलाइट कर करना है, ठीक है। चलो, When comparing 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section C, कहते हैं जब हम 20th century के स्टेडियम को, जो पुराने एम्फीथिएटर्स होते हैं, एंशियंट एम्फीथिएटर्स होते हैं, अगर आप कहते हैं उनको कंपेयर करते हैं, which two negative features does the writer mention, कहते हैं राइटर कौन से दो नेगेटिव फीचर्स है बताता है कि अभी वाले जो हमारे थिएटर्स है उनमें कौन कौन से दो नेगेटिव फैक्टर्स है, ठीक है। चलो, ये पर क्या लिखा है? दे आर लेस इमेजिनेटिवली डिजाइंड, उनके मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं बना है। दे आर लेस स्पेशियस, वो उनकी ज्यादा मतलब बड़े नहीं है, स्पेस नहीं उनमें। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस, उनकी लोकेशन ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है लोगों के लिए। दे आर लेस वर्सिटाइल, वो ज्यादा वर्सिटाइल नहीं, मतलब उनमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होगी, है ना, वर्सिटिलिटी कम होगी। दे आर मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटीरियल्स, कहते हैं जो उनका मटीरियल है वो लेस ड्यूरेबल है, ज्यादा लंबा नहीं चलता। तो हमने दो नेगेटिव ढूंढने हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडर्न स्टेडियम्स एंड द एंशियंट एम्फीथिएटर्स इंटेंडेड फॉर गेम्स, कहते जो एंशियंट है और मॉडर्न है उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है स्टेडियम्स में, बट जब भी बट आता दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन होती है, कुछ नई चीज चेंज होने वाली होती है, ठीक है। Okay, but some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century, कहते बट जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो लॉस्ट हो चुकी थी 20th सेंचुरी में, as the stadiums were developed using new products, कहते क्योंकि जो स्टेडियम थे वो डेवलप हो गए थे, जहां पर क्या बनते थे, वहां पर नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की बात स्टार्ट होगी, कहते नए प्रोडक्ट्स बन रहे थे, सच एज स्टील, रिफाइंड कंक्रीट एंड मेड यूज ऑफ ब्राइट लाइट्स फॉर नाइट टाइम मैचेस, ठीक है। और कहते ब्राइट जो लाइट्स थी उनका यूज किया जाता था। दैट मीन्स प्रोडक्ट की बात होगी। अब हमने क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात पढ़ी थी, चलो हमने कहां पर पढ़ी थी?
अभी डिजाइन की बात हो कि वो लेस इमेजिनेटिवली थी, ऐसा नहीं बोला कि लेस, कंपैरिजन तो कुछ है नहीं कि लेस इमेजिनेटिवली थी। लेस स्पेशियस की बात हुई है, नहीं। दे आर इन लेस कन्वेंशनल लोकेशन, लोकेशन की बात भी नहीं है। दे आर लेस वर्सेटाइल, नहीं। दे आर मेड ऑफ लेस ड्यूरेबल मटीरियल, मटीरियल की बात तो चल रही, बट ये थोड़ी बोला कि लेस ड्यूरेबल थे। दैट मीन्स ई आंसर मेरा क्या हो गया, कट। ई तो मेरा आना ही नहीं, तो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। Many such stadiums are designed for sporting use only, कहते हैं ये उसमें दिक्कत ये थी कि जो स्टेडियम थे ना वो सिर्फ स्पोर्टिंग यूज के लिए, सिर्फ वन पर्पस के लिए थे। एंड दे डोंट प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, वहां पर और फैसिलिटीज नहीं थी, वहां पर सिर्फ स्पेसिफिक एक ही चीज को पूरा कर रहा था, ठीक है। दैट मीन्स उसमें क्या नहीं थी, वो वर्सेटाइल नहीं थे। हाँ जी, अब यहाँ पर डिजाइन की बात हुई है, नहीं। स्पेशियस की बात हुई है, इसकी बात भी नहीं हुई है ना। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशन, इसकी बात भी नहीं। यहां पर क्या लिखा है, दे आर लेस वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब उसमें और ज्यादा, वर्सेटिलिटी क्या होती है कि बहुत ज्यादा और यू कैन से फीचर्स हो सकते हैं या फिर फैसिलिटीज हो सकती है, तो वहां पर वो चीज नहीं थी। तो दैट मीन्स मेरा आंसर, मेरे को कीवर्ड मिल रहा है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर क्या हो सकता है, डी, ठीक है। चलो, मैनी सच स्टेडियम्स, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट ढूंढना है। मैनी सच स्टेडियम्स आर सिचुएटेड इन सबर्बन एरियाज, कहते हैं ये सबर्बन एरियाज में लोकेटेड थे। दीज फैक्टर्स मीन दैट दे मे नॉट एज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, कहते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर थे, सो दैट इज वाई दे माइट नॉट बी, वो क्या नहीं हो पाएंगे, दे माइट नॉट बी एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अर्बन हीट, तो कहते हैं बेसिकली ऐसी जगह पर लोकेटेड थे जिसकी वजह से वो एक्सेसिबल नहीं थे। दैट मीन्स यहाँ पर उसका जो लैकिंग पॉइंट था, जो उसका वीक पॉइंट था, वो ये था कि उसकी लोकेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, लोकेशन के रिगार्डिंग है। अब ए में क्या लिखा है, डिजाइन के बारे में बात है, नहीं, तो ए तो आंसर नहीं है ना। बी में क्या लिखा है, लेस स्पेशियस की, वो बड़े नहीं थे ज्यादा, है ना, स्टेडियम्स, तो ये भी बात नहीं, तो ये भी कट हो गया। दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशन, उनकी लोकेशन ज्यादा कन्वीनियंट नहीं थी। हाँ जी, वहां पर लिखा है कि वो एक्सेसिबल नहीं थी क्योंकि लोकेशन सबर्बन एरिया में थे। यहाँ पर क्या था कि वो लेस कन्वीनियंट लोकेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कीवर्ड्स के थ्रू मेरा आंसर क्या हो सकता है, आंसर वुड बी सी एंड डी, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने अटेम्प्ट करना, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द लिस्ट बिलो इंक्लूड फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्लासरूम नॉइस, कहते हैं यहाँ पर कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की है जिससे क्लास में नॉइस क्रिएट होता है। विच टू आर मेंशन्ड बाय द राइटर इन दिस पैसेज, ठीक है। तो कहते हैं इस पैसेज में राइटर के द्वारा कौन सी इन दो चीजों की बात की है। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, करंट टीचिंग मेथड की, टीचिंग मेथड की वजह से कंट्रीब्यूट ज्यादा क्लासरूम नॉइस होते हैं। बी पर क्या लिखा है, इकोइंग कॉरिडोर्स की बात, बी में क्या लिखा है, कॉरिडोर्स की बात है। सी पर क्या लिखा है, कूलिंग सिस्टम की, कूलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम। डी पर क्या लिखा है, लार्ज क्लास साइज की, क्लास का साइज बड़ा होता है। और ई पर क्या लिखा है कि जो प्लेग्राउंड गेम्स है, गेम्स की वजह से। तो हमने ढूंढना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट किसको करते हैं, नॉइस को। चलो स्टार्ट करते हैं। A preliminary study in New Zealand has shown that classroom noise present a major concern for teachers and pupils, कहते हैं जो क्लासरूम में नॉइज क्रिएट होता है उससे ना सिर्फ बच्चों को, ना सिर्फ टीचर्स को, बल्कि बच्चों को भी उससे दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग मतलब पढ़ाना, प्रैक्टिस मतलब कौन कर रहा है, टीचर। कहते हैं जो मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिस है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेस्क, डेस्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन द क्लासरूम। पुअर क्लासरूम अकूस्टिक्स, क्लासरूम का जो माहौल जिससे आपका पता चले कि वहां पर नॉइज कैसे हो रही है। एंड मैकेनिकल मीन्स ऑफ वेंटिलेशन, और कहते हैं जो वेंटिलेशन के मीन्स है सच एज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड क्या होता है, मतलब समझना। कहते हैं ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द टीचर्स वॉइस, जिसकी वजह से बच्चों को टीचर की वॉइस समझ ही नहीं आती। मतलब वहां पर नॉइस क्रिएट होती है, वहां पर क्या क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होती है ना। चलो, अब कौन कौन से मेथड, सबसे पहले टीचिंग प्रैक्टिस की बात हुई है। अब देखो ए में क्या लिखा है,
करंट टीचिंग प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज किया करंट, वहां पर क्या वर्ड यूज किया है मॉडर्न, दैट मीन्स मेरे को मिल गया। यहाँ पर वर्ड यूज किया टीचिंग, वहां पर भी क्या वर्ड यूज किया है टीचिंग। यहाँ पर वर्ड यूज किया है मेथड्स, वहां पर वर्ड यूज किया है प्रैक्टिस, दैट मीन्स ये तो मेरे को वर्ड टू वर्ड मिल गया। तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है डेस्क की ऑर्गेनाइजेशन, डेस्क की बात हुई है, कॉरिडोर्स की बात है, कूलिंग सिस्टम नहीं, डेस्क की कोई बात ही नहीं है ना। उसके बाद और किसकी बात की है, क्लासरूम में पुअर क्लासरूम अकूस्टिक्स, मैकेनिकल मीन्स ऑफ वेंटिलेशन। हाँ जी, वेंटिलेशन की बात हुई है, जैसे एयर कंडीशनर है ना, तो वेंटिलेशन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग, कूलिंग सिस्टम की बात की, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे बच्चे अनएबल होते टीचर की वॉइस को समझने के लिए। चलो, अब कॉरिडोर्स की कोई बात की है नहीं, कॉरिडोर्स की हमें कोई बात ही नहीं मिली। वहां पर कूलिंग सिस्टम की बात, हाँ जी, यहाँ पर वर्ड यूज किया कूलिंग सिस्टम, वहां पर क्या वर्ड यूज किया है, वहां पर वर्ड यूज किया है कि वेंटिलेशन में एयर कंडीशनिंग, दैट मीन्स कूलिंग की बात चल रही है। लार्ज क्लासरूम साइज नहीं, इसके बारे में बात ही नहीं है। प्लेग्राउंड गेम्स के बारे में कोई बात है नहीं। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा आंसर वहां पर क्या होगा, हाँ जी, आर आंसर वुड बी, क्या आंसर हो सकता है, हमारा आंसर वुड बी ए एंड सी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फॉर डबल एमसीक्यूज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट feel free to ask us in the comment section, and make sure to like, subscribe and comment on our video. Thank you.